नेक्स्ट टॉपिक होगा दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होगा पहले बार डिफाइन कर लो आप। एरोमेटिक कंपाउंड aromatic compounds are highly stable compounds. Aromatic compounds are highly stable compounds. Highly stable compounds. नॉर्मली जितना भी कंपाउंड है सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड जो होगा दैट विल बी एरोमेटिक कंपाउंड। और इसी का एग्जांपल है बेंजीन। तो बेंजीन इज एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। और अगर हम बात करें हम कैसे पहचान कर पाएंगे हम कौन कंपाउंड एरोमेटिक होगा या फिर नहीं होगा, आप कैसे पहचान कर पाओगे आप, तो उसके लिए कुछ यहाँ पर पॉइंट है। तो आप स्टेप बाय स्टेप कुछ पॉइंट है उसको लिख लो आप, उससे हम पहचान कर पाएंगे कंपाउंड एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। पहला पॉइंट होगा कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। जैसे कि आपको दिख रहा है बेंजीन भी साइक्लिक ही है। सेकंड पॉइंट लिखो आप। सेकंड पॉइंट होगा all atoms should be sp2 hybridized. All atoms should be sp2 hybridized. जितना भी एटम रिंग में होगा वो सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और बेंजीन में भी यहाँ सारा एटम कार्बन एटम सारा क्या sp2 होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड? इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये होगा यहाँ सारा एटम एक प्लेन लाइन करेगा। बगल में लिख लो आप, उसी पॉइंट में लिख लो दैट इज करके। दैट इज ऑल एटम्स आर इन सेम प्लेन। दैट इज ऑल एटम्स आर इन सेम प्लेन। ऑल एटम्स आर इन सेम प्लेन। थर्ड पॉइंट आप लिखो, अगर सारा एटम एक प्लेन में होगा और यहाँ देख लो आप डबल सिंगल भी है, मतलब कंजुगेशन भी है, मतलब यहाँ पर क्या होगा कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होगा। थर्ड पॉइंट यहाँ लिखो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। अगर बात करें हम फोर्थ पॉइंट का, फोर्थ पॉइंट यहाँ लिख लो आप। तो फोर्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम बात करते हैं कितना इसमें पाई इलेक्ट्रॉन होगा। तो दिस इज नोन एज, यहाँ लिख लोगे आप अकॉर्डिंग टू Huckel's rule there should be 4n plus 2 pi electrons. 4n plus 2 pi electrons. जहां पर n का वैल्यू इट कैन बी 0, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2। अगर n 0 यहाँ पुट करो आप तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन होगा? तो यहाँ से हो जाएगा 2 हो जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन। और अगर यहाँ पुट कर दो आप n का वैल्यू अगर 1 पुट होगा, यहाँ 1 अगर पुट करोगे आप कितना होगा? यहाँ 6 हो जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन। और अगर यहाँ 2 पुट करोगे आप देयर विल बी 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो मतलब अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक होगा तो उसको या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा या 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। ये कुछ एग्जांपल यहाँ आप देखिए। इसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन है? इसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन है? 3 तो नहीं दिख रहा है आपको, 6 होगा। यहाँ 3 पाई बॉन्ड है ना, तो हर एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? मतलब हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होगा ना। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब फॉलो कर रहा है इस वन, है ना। तो आप लिख लो और इसको बगल में दिखा सकते हो आप, बेंजीन है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो बात हुआ एरोमेटिक कंपाउंड कैसे हम पहचान करेंगे हम। तो पहला पॉइंट बोले कंपाउंड साइक्लिक होगा
सेकंड पॉइंट बोले आपको ऑल एटम, जो यहाँ कार्बन होगा सारा sp2 होगा, मतलब सारा एटम एक प्लेन में होगा। और थर्ड पॉइंट बोले यहाँ कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होगा। फोर्थ पॉइंट कितना पाई इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसके अलावा एक और कंपाउंड है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ लिखो आप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होगा, लिख लो आप। इससे मिलता जुलता इसलिए साथ में बता दे रहे हैं यहाँ पे। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, इसका बिल्कुल उल्टा होगा। एरोमेटिक का उल्टा क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। तो अब यहाँ पर ये अगर हम बात करें, इसको डिफाइन जरा करें, इसका मीनिंग। जैसे यहाँ क्या बोले थे, दे आर हाईली स्टेबल कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड, इसका उल्टा क्या होगा, दे आर हाईली अनस्टेबल। तो अब लिख लो, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर highly unstable. Anti-aromatic compounds are highly unstable. They do not exist at room temperature. They do not exist at room temperature. They do not exist at room temperature. And normally they form dimer. Normally they form dimer. डाइमर मतलब होता है कि दो यूनिट आपस में जुड़ गया। डाइमर मतलब दो हो गया, मर मतलब यूनिट हो गया, दो यूनिट आपस में जुड़ जाएगा टू बिकम स्टेबल, है ना। हाँ, तो लिख रहा हूँ आप, नॉर्मली दे फॉर्म डाइमर टू बिकम स्टेबल। अब कैसे हम पहचान करेंगे इसको, हम तो यहाँ लिखते हो आप पॉइंट वाइज, इसमें कैसे आप पहचान कर पाओगे इसको। तो पहला पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, पहला पॉइंट होगा कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। सेकंड पॉइंट होगा बिल्कुल सेम जो पीछे लिखवाए थे आपको। सेकंड पॉइंट होगा ऑल एटम्स शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ऑल एटम्स शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। All atoms should be sp2 hybridized। और थर्ड पॉइंट भी सेम है। थर्ड पॉइंट लिखो, there should be complete delocalization of pi electron। There should be complete delocalization of pi electron। अब केवल डिफरेंस यहाँ फोर्थ पॉइंट में मिलेगा। तो यहाँ फोर्थ पॉइंट था आपके पास, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इट कैन बी 2 6 10। लेकिन यहाँ अगर बात करें यहाँ पर कितना होगा पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिख लो आप, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ये होगा, दिस इज 4n। नंबर ऑफ पाई कितना होगा, 4n होगा। तो अगर यहाँ n का वैल्यू अगर पुट करोगे आप 1 या फिर 2 पुट करो, तो यहाँ होगा नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अगर बात करें हम लोग, तो देयर विल बी 4 पाई इलेक्ट्रॉन और 8 पाई लिख लो आप। अगर कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन से पहचान सकते हो आप। दोनों को डिफरेंशिएट करोगे केवल किससे, आप लास्ट वाले पॉइंट से। बाकी शुरू का 3 पॉइंट दोनों में सेम है। अब इसके अलावा एक और कंपाउंड होगा, एक हो गया एरोमेटिक जो बहुत स्टेबल है, एंटी एरोमेटिक जो बहुत कम स्टेबल है। अब इन दोनों के बीच में एक और कंपाउंड होगा, उसको यहाँ लिखते हैं हम लोग। तो बगल में इसके बारे में यहाँ लिख लो आप, दिस इज नोन एज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये क्या होगा, कैसे पहचानोगे इसको आप, तो जो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा, एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। लिख लो आप, कंपाउंड्स विच आर नॉट एरोमेटिक, कंपाउंड्स विच आर नॉट एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, compounds which are not aromatic, anti-aromatic are known as non-aromatic, are known as non-aromatic compound। एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको हम, जो एग्जाम्पल होगा आपको एरोमेटिक का, इसका एग्जाम्पल व्यंजन लिखी दी है आपको हम यहाँ पर ही। इसके अलावा एक और कंपाउंड आपको दिखाएंगे।
अब बताना एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा। जैसे अगर यहाँ देखो आप, सपोज ये कंपाउंड है, जैसे यहाँ +4 है, क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा? कंपाउंड एग्जाम्पल है एरोमेटिक कंपाउंड का, एरोमेटिक होगा। अब क्यों होगा जरा इसको आप चेक करो। पहला पॉइंट क्या बोले थे? कंपाउंड साइक्लिक होगा, साइक्लिक तो है। सेकंड पॉइंट क्या बोले थे? ऑल आइटम्स शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो डबल बॉन्ड है मतलब sp2 है, +4 है मतलब ये भी sp2 हो गया। प्लस का मतलब ये हुआ, एक कंपाउंड तो यहाँ दिख रहा है, कार्बन इस तरह से 3 कार्बन हो गए, यहाँ डबल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन इसमें होगा, एक हाइड्रोजन इसमें होगा, 4 बॉन्ड होने के लिए। अब इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ एक +4 है। तो कैसे पता करते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन? तो आपको बताए थे हम हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आप काउंट करोगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर फाइंड करो। अगर इसका वैल्यू, इसका जो सम आएगा S, सम अगर 2 आएगा मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, सम अगर 3 आएगा तो sp2 होगा, और 4 अगर आएगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। यहाँ पर देख लो इस कार्बन का 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सम आएगा मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। इस कार्बन में देखो यहाँ पर 3 सिग्मा होगा, बिल्कुल होगा, एक ये रहा, दूसरा ये होगा, और तीसरा हाइड्रोजन के साथ इसमें 3 सिग्मा हो गया। यहाँ वही होगा, एक सिग्मा इधर होगा, एक दूसरा सिग्मा, और एक तीसरा सिग्मा यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, 3 सिग्मा है। तो जिसमें भी सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर अगर 3 आएगा तो sp2 होगा। यहाँ सभी आइटम क्या हो गया? sp2 हो गया। थर्ड पॉइंट क्या बोले थे? कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन पूरा डीलोकलाइज्ड होगा। अब वो है कि नहीं इसको आप चेक करो। यहाँ पर आप चेक कैसे करोगे आप? तो इसके लिए हम तरीका बताए हुए हैं, रेजोनेंस या डीलोकलाइजेशन बोलो। डबल बॉन्ड के बगल में प्लस है, यू कैन शिफ्ट दिस पाई बॉन्ड। तो आप अगर यहाँ से पाई बॉन्ड शिफ्ट करो बगल वाले बॉन्ड में, तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर, जरा उसको देखो। यहाँ से बॉन्ड टूट गया ना, अब बॉन्ड कहाँ चला गया है? तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ से बॉन्ड टूटा है, इसका बीच में डबल बॉन्ड था, यहाँ चार्ज क्या होगा? प्लस। सेम उसी तरह से अगर इसको आप यहाँ पर ही इस तरह से घुमाओगे एरो को, तो प्लस चार्ज कहाँ हो जाएगा? प्लस यहाँ हो जाएगा, बॉन्ड यहाँ हो जाएगा। फिर से काम यहाँ करके देखिए, यहाँ पर अगर फिर से अगर ये काम करो अब कहाँ हो जाएगा? प्लस चार्ज, बॉन्ड आ गया यहाँ पर, प्लस क्या होगा? तो जहां से स्टार्ट की तो वही बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब पाई बॉन्ड हर जगह बन रहा है। देखो यहाँ पाई बॉन्ड था, यहाँ पाई बॉन्ड बना, यहाँ पाई बॉन्ड बना, हर जगह पाई बॉन्ड बन रहा है, मतलब कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड है। थर्ड पॉइंट भी हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या था? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2 होगा, 6 होगा, 10 होगा। इसमें से कोई एक देख लो, इसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो है ही ना, एक बॉन्ड है ना, 2 है, मतलब ये कंपाउंड एरोमेटिक हो गया। नीचे एग्जांपल में लिख लो जी आप, दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक कंपाउंड, और पूरा डायग्राम बना लो आप। आइडेंटिफाई एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, पहला कंपाउंड है, दूसरा कंपाउंड है,
बस बगल में लिख लो आप, ताकि आपको जो क्वेश्चन है वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो एक पॉइंट लिख लो आप। जैसे अगर यहाँ देखिए हम लोग, ये लोन पेयर है ना, दिस इज यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर। तो लोन पेयर का यहाँ पर एक रेजोनेंस पे होगा, डबल बॉन्ड के बगल में लोन पेयर है ना जी, मतलब ये लोन पेयर यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस में, कंजुगेशन में है। डबल बॉन्ड के बगल में अगर लोन पेयर होगा मतलब रेजोनेंस में होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर इसका बनाओगे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो क्या बनेगा, देखना ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 2 एटम के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा। तो इसका क्या बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाए यहाँ पे हम लोग, तो कुछ ऐसा बनेगा। देखो यहाँ बॉन्ड बन गया और यहाँ पर यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन था तो एटम पे चला गया ना जी, यहाँ लोन पे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ जो लोन पेयर तो पाई बॉन्ड बना रहा है ना, इसका मतलब ये होगा कि लोन पेयर अगर कंजुगेशन में होगा, रेजोनेंस में होगा, तो उसको आप यूज करोगे, उसको आप ट्रीट करोगे एज पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पाई बॉन्ड बना रहा है वो काउंट नहीं होगा लोन पेयर की तरह, वो काउंट होगा पाई बॉन्ड की तरह, या काउंट होगा पाई इलेक्ट्रॉन की तरह, क्योंकि पाई बॉन्ड बनाता है। तो वही नोट यहाँ लिखवाने वाले हैं आपको। तो नोट यहाँ जो लिख रहे हैं तो लिखो ऑप्शन में, लोन पेयर which is in conjugation, lone pair which is in conjugation is used as pi electron, इसमें कितना नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा जी इस मॉलिक्यूल, इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 यहाँ दिख रहा है आपको ना पाई बॉन्ड में, और 2 यहाँ पर ही है, कितना हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट जानना था, क्योंकि इसके बिना आपकी कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा। तो आप बता दो कंपाउंड क्या होगा, कंपाउंड एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, लिख लो आप, इसका आंसर हो जाएगा दिस इज एंटी एरोमेटिक होगा, क्योंकि यहाँ पर ही नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4 है, हाँ? और साइक्लिक भी होगा, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी होगा। पहला कंपाउंड क्या होगा, फर्स्ट वन, पहला कंपाउंड होगा नॉन एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहा होगा, इसमें 2 हाइड्रोजन भी तो होगा। ये कार्बन क्या होगा, मतलब ये कंपाउंड क्या होगा, दिस इज नॉन एरोमेटिक, ये ना ही एरोमेटिक होगा ना ही एंटी एरोमेटिक। थर्ड कंपाउंड अभी हम बताए थे इसको, दिस इज एरोमेटिक हो जाएगा। फोर्थ वन एंटी एरोमेटिक होगा, बिल्कुल दिस इज एंटी एरोमेटिक होगा। फिफ्थ वन एरोमेटिक, दिस इज एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ पर हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, मतलब प्लेन में होगा, और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन केवल 2 है, एरोमेटिक होगा। नेक्स्ट वन एरोमेटिक होगा, क्यों एरोमेटिक होगा, इसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ पर है, 2 और ये 2, क्योंकि कंजुगेशन में तो है ना लोन पेयर, डबल बॉन्ड के बगल पे है, तो इसमें 6 हो गया पाई इलेक्ट्रॉन, इसीलिए एरोमेटिक हो गया। यहाँ जाओ, अब ये कंपाउंड बिल्कुल सेम है इसके जैसा, क्योंकि बस इसी का पाई बॉन्ड तोड़ दिया गया जी। पाई बॉन्ड जब टूट जाएगा, यहाँ अगर आ गया पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, यही कंपाउंड को बस बॉन्ड ब्रेक कर दिया गया है, तो दिस इज एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट वन, अब यहाँ 2 आइटम जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, तो दिस इज नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। लास्ट वन आई क्या होगा, दिस इज आल्सो नॉन एरोमेटिक होगा, क्योंकि यहाँ भी एक कार्बन है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। दिस वन ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा।
यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा क्योंकि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और हाँ इस वाले में एरोमेटिक। ठीक है, आंसर सारा लिख लो हम लोग। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा अगर 3 कंपाउंड आपके पास था, एरोमेटिक था, एंटी एरोमेटिक था, नॉन एरोमेटिक था, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा एरोमेटिक कंपाउंड। इसके बाद हो जाएगा आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा और सबसे लास्ट में एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया डिफरेंट कंपाउंड्स का। दिस इज स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो आपका नेक्स्ट यहाँ टॉपिक लिख लो, दिस इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। और इसका यूज भी होगा टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो अब ये डिफाइन कैसे होगा, ये क्या होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन? तो चैप्टर पढ़ना है थर्मोडायनामिक्स, कोई पढ़े हो थर्मोडायनामिक्स? तो वहाँ थोड़ा बहुत यूज होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। कोई भी अगर रिएक्शन होगा तो वहाँ हीट एब्जॉर्ब या फिर हीट रिलीज होगा। कभी भी रिएक्शन अगर होगा तो वहाँ हमेशा हीट चेंज होगा। ऐसा नहीं होगा कि रिएक्शन हो गया कुछ हीट चेंज हुआ ही नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर कोई भी रिएक्शन होगा या तो हीट एब्जॉर्ब या तो हीट रिलीज करेगा। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन? तो अगर हम बात करें हाइड्रोजनेशन क्या होगा, जैसे अगर मान लो डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड पे जैसे सपोज ये आपके पास डबल बॉन्ड है यहाँ पर, अगर इसमें आप ऐड कर दो हाइड्रोजन को, अगर इसका रिएक्शन हो हाइड्रोजन के साथ तो हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा, पाई बॉन्ड टूट जाएगा और ये बन जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा हाइड्रोजन। बाकी यहाँ जो था वो तो रहेगा ही। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। अल्कीन में डबल बॉन्ड टूट गया और हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गया। तो अब इस रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्लैटिनम या फिर तीनों में से कोई कैटलिस्ट रहना मस्ट है। दिस इज कैटलिस्ट। तो इसके प्रेजेंस में ही रिएक्शन होगा, है ना। और ये रिएक्शन हुआ तो यहाँ भी कुछ हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होगा। तो अब अगर यहाँ जो भी हीट चेंज होगा उसी को बोलेंगे हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। उसी तरह से एक और यहाँ रिएक्शन देखो, जैसे अगर हम यहाँ ये दिखाते हैं आपको, ये रहा CH3H और H। यहाँ पे अगर ऐड कर दो हाइड्रोजन को, सेम यहाँ होगा प्लैटिनम या फिर निकल होगा। यहाँ डबल बॉन्ड टूट जाएगा और इसमें जुड़ जाएगा हाइड्रोजन आप ऐड कर दोगे तो यहाँ CH3H और H। ठीक है ना। दोनों रिएक्शन में सेम काम हुआ है, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है। तो अब यहाँ जो हीट चेंज हुआ होगा, जैसे मान लेते हैं अगर इसको बोले हम इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, अगर इसका सपोज x1 है, मतलब कुछ तो अमाउंट हीट रिलीज या एब्जॉर्ब किया होगा कुछ। इसका अगर मान ले हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सपोज दिस वन इज x2। अब किसका वैल्यू ज्यादा होगा? x1 x2 जो बताए हम, किसका वैल्यू ज्यादा होगा उसे हम पता करेंगे हम कौन कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। आपको तो पता है जी दोनों कंपाउंड कौन ज्यादा स्टेबल होगा, व्हिच इज मोर स्टेबल? ट्रांस है। अगर ट्रांस है मतलब दोनों CH3 दूर में है तो इसकी जो रिपल्सिव फोर्स कम होगा। यहाँ दोनों सामने अगर है सिस वाले में तो यहाँ ये कम स्टेबल होगा। और आप ये भी बताए हमको जो कम स्टेबल होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। तो जरा एक बार यहाँ पर आप देख लो कि अगर यहाँ इस तरफ अगर सपोज पोटेंशियल एनर्जी हुआ, तो आप ये बताओ सिस और ट्रांस में सिस कम स्टेबल है, मतलब इसका एनर्जी ज्यादा होगा ट्रांस वाले से।
तो सपोज अगर हम बात करें ये सिस वाला है, सिस का एनर्जी ज्यादा है इससे ट्रांस, और सिस को यहाँ दिखा सकते हो आप इस तरह से, और इधर आपका CS3 हो जाएगा, CS3 हो जाएगा, और यहाँ पर ट्रांस जो होगा जैसे CS3 होगा, CS3 होगा। आप ये बताओ रिएक्शन के बाद क्या बन रहा है? दोनों कंपाउंड सेम है, कंपाउंड का नेम क्या होगा? जो बन रहा है कंपाउंड का नेम क्या होगा? 4 कार्बन है, ब्यूटेन होगा, ब्यूटेन बन रहा है, दोनों में ब्यूटेन बन रहा है ना, मतलब दोनों जो में रिएक्शन के बाद जो बन रहा है ब्यूटेन बन रहा है, मतलब CS3 CH2 और यही तो बन रहा है दोनों रिएक्शन में। मतलब अगर बात करें हीट चेंज का कि कितना एनर्जी चेंज होगा, तो सिस से अगर बन गया ब्यूटेन तो इसके लिए यही होगा आपका X1, दिस इज आवर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। पहले सिस वाले का एनर्जी ज्यादा था, ब्यूटेन जो बना दोनों ब्यूटेन सेम ही बन रहा है, तो यहाँ ये आपका चेंज होगा, हीट चेंज यही होगा इसका, और ट्रांस वाले में कितना चेंज होगा? ये चेंज होगा, तो किसमें चेंज ज्यादा आएगा? सिस वाले में चेंज ज्यादा आएगा, मतलब जो कम स्टेबल था उसके लिए ज्यादा आएगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, कम स्टेबल था, मतलब रिलेशन क्या बनेगा स्टेबिलिटी और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में? रिलेशन क्या बनेगा, डायरेक्टली या फिर इनवर्सली बनेगा। यहाँ से आप फाइनल रिजल्ट जो लिखोगे आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन होगा, तो रिलेशन हो जाएगा दिस इज 1 स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। और ये रिलेशन तभी आप यूज करोगे जब दोनों रिएक्शन में सेम कंपाउंड बन रहा होगा, कंपाउंड सेम बनेगा तब तो हम कंपेयर कर पाएंगे ना। यहाँ पर ये रिलेशन कब यूज करोगे आप, रिलेशन तभी यूज होगा when final product is same, तभी हम दो कंपाउंड को हम इससे स्टेबिलिटी हम कंपेयर कर सकते हैं। यूज करके तभी कर पाओगे जब दोनों में कंपाउंड क्या बनेगा, सेम बनेगा। तो चलो इसको आप लिख लो पूरा टॉपिक को, वो डिफाइन करना था हम लोग हीट ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, आप डिफाइन पहले कर लो फिर लिख लेना रिएक्शन को आप। तो डिफाइन करो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। यहाँ लिखोगे आप अमाउंट ऑफ हीट चेंज when hydrogen is added, जब हाइड्रोजन हम ऐड करेंगे हम जो भी हीट चेंज होगा उसको बोलेंगे हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। उसके बाद रिएक्शन को दोनों लिखा लो आप, तो रिएक्शन को लिख लो और बगल में कर्व है उसको भी बना लो।